जय हिंद दोस्तों। मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो इस चैनल पर लेकर आऊँ तो वो वीडियो आप लोगों तक पहुँच पाए। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संकल्प कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? संकल्प कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? जिससे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? केंद्रीय कौशल विकास, क्या दिया हुआ है? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 13 फरवरी 2021 को संकल्प कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कब किए थे? 13 फरवरी 2021 को संकल्प कार्यक्रम की अध्यक्षता किए थे। किसने? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने दोस्तों। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान यूरेशिया में पाया जाता है? मतलब कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान जो है यूरेशिया में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 में क्या देगा? स्टैपी दिया गया है। स्टैपी जो है शीतोष्ण घास का मैदान यूरेशिया में पाया जाता है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? स्टेपिस घास के मैदान की एक बेल्ट है जो पश्चिमी में हंगरी से यूक्रेन और मध्य एशिया से पूर्व में मंचूरिया तक लगभग 5000 मील तक फैली हुई है। कितने मील तक? 5000 मील तक फैली हुई है दोस्तों। स्टेपिज, अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। स्टेपिज व्यवहारिक रूप से वृक्ष रहित होते हैं। कैसा रहित होते हैं? वृक्ष रहित। और घास बहुत छोटी होती है। और आगे पॉइंट में देख लेते हैं। लंबी प्रेयरी घास लंबी, ताजी और पौष्टिक होती है। कैसी होती है? पौष्टिक होती है लंबी घास। याद याद रखिएगा दोस्तों। चलिए और आगे पॉइंट में देख लेते हैं। अफ्रीका के वेल्ड, क्या देखा है? अफ्रीका के वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में लेसोथो, स्विट्जरलैंड, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना की राजनीतिक सीमाओं के मध्य में फैले हुए हैं। क्या है? वेल्ड घास के मैदान दोस्तों, याद रखिएगा। इन सभी देशों के मध्य फैला हुआ है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। पेयरी एक स्तर या रोलिंग घास का मैदान है। कैसा है? पेयरी एक स्तर का रोलिंग घास का मैदान है। कैसा है? रोलिंग घास का मैदान है। विशेष रूप से मध्य उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मध्य अमेरिका में पाया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? वर्ष 1907 ईस्वी में सूरत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मतलब 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रास बिहारी बोस ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो रास बिहारी बोस ने किया था। याद रखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 1907 ईस्वी के सूरत सत्र को लोकप्रिय रूप से सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। क्योंकि कांग्रेस दो समूह में विभाजित हो गया था। कितने समूह में? दो समूह में विभाजित हो गया था। यानी एक था गरम दल और एक था नरम दल। कब विभाजित हुआ था? 1907 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता नरम दल के नेता रास बिहारी घोष ने की थी। जबकि नरम दल के नेता का नेतृत्व किसने किया था अध्यक्षता? तो रास बिहारी घोष ने किया था दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। मुख्य रूप से दोनों समूहों के बीच एक वैचारिक अंतर था। मतलब गरम दल और नरम दल के बीच दोनों के बीच वैचारिक अंतर था दोस्तों। सूरत अधिवेशन कब था? तो 1907। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाल विवाह से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। मतलब 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था बाल विवाह को दोस्तों, याद रखिएगा। यह अधिनियम 28 सितंबर 1929 ईस्वी को पारित हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1929 ईस्वी को। छोटा डेट याद रखिएगा जरूर। 28 सितंबर 1929 ईस्वी को पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम? शारदा अधिनियम दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी। मतलब लड़की की उम्र 14 साल और लड़का का कितना किया गया था? लड़का के लिए 18 वर्ष किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। शारदा विवाह में बाद में एक संशोधन के माध्यम से इस लड़कियों के लिए 18 वर्ष क्या किया गया था? बाद में जब संशोधन किया गया तो लड़कियों की उम्र 18 वर्ष कर दिया गया और लड़कों का उम्र 21 वर्ष कर दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। शारदा नाम इसके प्रयोजक हरविलास शारदा से लिया गया था। किससे लिया गया था? तो हरविलास शारदा से लिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं।
क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 जनवरी 2022 में भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन के तहत कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है? तो कितना किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, 29.9 होता है। कितना? 29.9 मिलियन डॉलर भुगतान किए हैं। चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 24 जनवरी 2022 को, कब? 24 जनवरी 2022 को भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन के तहत 29.9 दोस्तों अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, ध्यातव्य है कि भारत 193 देशों में से उन 24 देशों में शामिल है जिन्होंने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन के तहत पूरी राशि का भुगतान किया है दोस्तों। याद रखिए कितने देशों में शामिल है? 24 देशों में ऐसा देश है भारत जो नियमित बजट आकलन में पूरी राशि भुगतान किया है 2022 में। अगला पॉइंट दिया गया है, गौरतलब है कि भारत वर्तमान में 15 सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों की अस्थायी सदस्य है। मतलब पूछा जाएगा कि अभी संयुक्त राष्ट्र में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो उसमें अस्थायी सदस्य 15 है जिसमें से भारत भी है। और अस्थायी कितने हैं? तो अस्थायी दोस्तों कितने हैं? इसमें 5 है। टोटल 15 अस्थायी सदस्यों में भारत का स्थान भी है उसमें। और अस्थायी 10 है, अस्थायी 5 है दोस्तों और अस्थायी 10 होता है संयुक्त राष्ट्र संघ में। टोटल सदस्यों की संख्या 15 होती है दोस्तों। और 2 सालों का यह कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो जाएगा। मतलब 2022 में भारत के जो सदस्य बने हैं 2 साल के लिए, वो 31 दिसंबर 2022 को इसका समाप्त हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित थी? मतलब किससे संबंधित थी भारत जोड़ो परियोजना? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राजमार्गों का विकास। क्या है? राजमार्गों का विकास। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना इसी घोषणा 2003-2004 के बजट में की गई थी। कब की गई थी? 2003 और 4 के बजट में की गई थी भारत जोड़ो परियोजना दोस्तों। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। इसमें 10,000 किलोमीटर के राजमार्गों और उच्च घनत्व वाले गलियारों को 4 लेन का बनाने का परिकल्पना की गई थी। कितना लाइन? 4 लाइन दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस परियोजना में निजी, क्या है? इस परियोजना में निजी भागीदारी के साथ 10,000 किलोमीटर सड़कों को 4 लेन का बनाना शामिल था। याद रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें 4 लेन की इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से दूर सभी राज्यों की राजधानियों को 4 लेन के राजमार्गों से NHDP से जोड़ा जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा किससे जोड़ा जाएगा? NHDPS से जोड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देखते हैं। 7 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर एक बार इसको पूछा गया है। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मतलब 1911 ईस्वी में ताज ग्रहण किए थे। कौन? किंग जॉर्ज पंचम। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देख लेते हैं। क्या दिया गया? किंग जॉर्ज पंचम ने वर्ष 1911 ईस्वी में भारत का ताज संभाला था। कब? 1911 ईस्वी में भारत का ताज संभाला था दोस्तों। उन्होंने कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए भी घोषणा की थी। मतलब कलकत्ता से जो दिल्ली राजधानी बनाया गया था वो स्थानांतरित करने की घोषणा भी किंग जॉर्ज पंचम ने किया था। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, उन्होंने 31 दिसंबर 1926 ईस्वी को आधिकारिक तौर पर राजधानी का नाम नई दिल्ली कर दिया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 31 दिसंबर 1926 ईस्वी को आधिकारिक तौर पर, मतलब कलकत्ता जो राजधानी थी पहले भारत की, वो नई दिल्ली राजधानी की घोषणा कर दिया था दोस्तों। पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, राष्ट्रीय जल, क्या है? राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, मतलब खड़गवासला। कहाँ है दोस्तों? खड़गवासला राष्ट्रीय जल अकादमी। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय जल अकादमी खड़गवासला में स्थित है। बात सही है। अगला पॉइंट दिया गया है, राष्ट्रीय जल अकादमी की स्थापना केंद्रीय जल आयोगों के जल संसाधन के विकास और प्रबंधन में शामिल है दोस्तों। याद रखें, जल संसाधन, क्या है? जल संसाधन और विकास प्रबंधन में शामिल है। विभिन्न केंद्रीय राज्य संगठनों के इन सर्विस इंजीनियरों को परीक्षणों प्रदान करने के लिए की गई थी दोस्तों। याद रखिए राष्ट्रीय जल अकादमी की स्थापना यह USAID सहायता के लिए तहत स्थापित किया गया था और विश्व बैंक से अनुवर्ती सहायता से सुदूत हुआ। अगला पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय जल आयोग जल संसाधनों के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। कैसा संगठन है? प्रमुख तकनीकी संगठन है दोस्तों। कौन? केंद्रीय जल आयोग। यह वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के संग्रह कार्य करता है दोस्तों। मतलब पहले जो था ना केंद्रीय जल आयोग, अब ये क्या हो गया? जल शक्ति मंत्रालय हो गया है दोस्तों। जो भी जल शक्ति मंत्रालय कौन है अभी यहाँ पर? जल शक्ति मंत्रालय का अगर पूछा जाएगा मंत्री कौन है वर्तमान में, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है दोस्तों। क्या कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग।
गजेंद्र सिंह शेखावत है, वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, काला सोना क्या, तो काला सोना क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब पेट्रोल है दोस्तों। क्या है, पेट्रोल है, काला सोना, पेट्रोल को ही हम लोग काला सोना बोलते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को, क्या दिया हुआ है, पेट्रोल काला सोना है। अगला पॉइंट है काला सोना, काला सोना तेल या पेट्रोलियम के लिए लागू किए जाने वाला एक शब्द है, किसके लिए, तेल या पेट्रोलियम के लिए दोस्तों। जमीन से बाहर आने पर काला होता है और पैसे के लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, 19वीं सदी के मध्य से पहले जानवरों के लोगों और व्हेल बल्वर्स से प्राप्त तेल का उपयोग स्नेहक और ईंधन के रूप में किया जाता है, किसके रूप में दोस्तों, स्नेहक और ईंधन के रूप में तेल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, अबुल फजल, क्या है दोस्तों, अबुल फजल द्वारा लिखित अखबार अकबर, क्या है दोस्तों, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितनी किताबों में विभाजित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 3 किताबों में विभाजित है दोस्तों। अबुल फजल द्वारा जो लिखा गया था पुस्तक अकबरनामा, वो कितने किताबों में विभाजित था, तो 3 भागों में विभाजित है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि अकबरनामा, इसमें तीसरे मुगल सम्राट अकबर के जीवन की घटनाओं और उसके शासन काल का जिक्र है दोस्तों, याद रखिएगा। अकबरनामा में किसका जिक्र है, तो अकबर के जीवन के बारे में और उसके शासन काल का जिक्र किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, यह उनकी दरबारी इतिहासकार और उसकी जीवनी लेकर अबुल फजल द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जो अकबर के दरबार में के नवरत्नों में से एक थे, अकबर के अगर पूछा जाएगा दरबार में कितने नवरत्न थे, तो 9 रत्न थे, जिसमें से एक थे अबुल फजल दोस्तों। यह किताब फारसी, क्या लिखा हुआ है, यह किताब फारसी भाषा में लिखी गई, किस भाषा में, फारसी भाषा में लिखी गई है, जो मुगलों की मातृभाषा है, मतलब वहाँ का राजकीय भाषा जो मुगलों का था वो फारसी भाषा ही थी। इसे 3 किताबों में विभाजित किया गया था दोस्तों, कितने किताबों में, 3 किताबों में। पहला अकबर के पूर्वजों के बारे में, दूसरा अकबर के शासनकाल के बारे में, और तीसरा तीसरा क्या है दोस्तों, आईने अकबरी है। मतलब इसको 3 भाग में बांटा गया था, एक आईने अकबरी, एक अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया था, और दूसरा था अकबर के शासनकाल के बारे में बताया गया था दोस्तों। वर्तमान में अकबरनामा लंदन के एक संग्रहालय में संरक्षित है दोस्तों, याद रखिएगा। अकबरनामा अभी वर्तमान में जो पुस्तक है कहाँ पर संग्रहित है, तो लंदन के एक संग्रहालय में सुरक्षित है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है, मतलब किस निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। पनामा नहर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पनामा नहर को कहा जाता है गेटवे टू द पैसिफिक दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, पनामा नहर को गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है, क्या कहता है, पनामा नहर गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक शॉर्टकट है दोस्तों, मतलब पूछा जाएगा पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच को जोड़ते हैं ये पनामा नहर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, पनामा नहर का उपयोग केप हॉर्न, क्या है दोस्तों, केप हॉर्न के आसपास लंबे और तूफानी मार्गों से बचने के लिए शिपिंग को सक्षम बनाना है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में देखते हैं। क्या दिया हुआ है, जनवरी 2022 में किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन काम करने की अनुमति दी है दोस्तों। किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन, कितने दिन दोस्तों, 5 दिन काम करने की अनुमति दी है, तो वो राज्य है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य है जो सप्ताह में 5 दिन काम करने की अनुमति दी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन काम करने की अनुमति दी है, ये बात सही है। इसने अंशदायी पेंशन योजना के हिस्से के रूप में राज्य की हिस्सेदारियों को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है दोस्तों। कितने, ये 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है, किसमें, अंशदायी पेंशन योजना में दोस्तों। कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट है, महिला सुरक्षा के लिए एक मजबूत कदम के रूप में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में महिला सुरक्षा, क्या है दोस्तों, महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की है। महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा कहाँ किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में, किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्रियों के द्वारा। वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो भूपेश बघेल जी है जी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है, खरीफ सीजन, क्या है, खरीफ सीजन 2022-23 से में राज्यों में फसलों पर लिया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब 2022-23 में राज्य में फसलों पर दालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको एमएसपी पर लिया जाएगा दोस्तों, किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या देगा, पुस्तक लेडी डॉक्टर्स, क्या दिया गया दोस्तों, पुस्तक लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा,
इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। कविता राव ने यह पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? कविता राव ने यह पुस्तक लिखी, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देख लेते हैं। कविता राव ने लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक लिखी है। अगला पॉइंट, इस पुस्तक में रुख माबाई राउत की कहानी है। किसकी है? रुख माबाई राउत की कहानी है दोस्तों। अगला पॉइंट है, रुख माबाई एक भारतीय चिकित्सक और नारीवादी थी। क्या थी वो? रुख माबाई तो एक भारतीय चिकित्सक और नारीवादी थी दोस्तों। अगला पॉइंट देख लेते हैं। वो अब औपनिवेशो भारत में पहली अभ्यास करने वाली महिला डॉक्टरों में से एक थी दोस्तों। याद रखें कौन? वो थी रुख मल्लाबाई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों? बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है क्या है? साइलेंट वैली दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के केरल में एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। कहाँ पर है? केरल राज्य में यह साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर है? नीलगिरी पहाड़ियों में। इसका मुख्य क्षेत्र 89.52 वर्ग किलोमीटर है, जो 148 किलोमीटर के क्या बफर जोन से घिरा हुआ है दोस्तों। किससे जो घिरा हुआ है दोस्तों? बफर जोन से घिरा हुआ है दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें है, इस राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों और जीवों के कुछ दुर्लभ प्रजाति भी पाई जाती है दोस्तों। याद रखिएगा क्या है? इसमें दुर्लभ इस उद्यान में वनस्पतियों और जीवों के कुछ दुर्लभ प्रजाति भी पाया जाता है दोस्तों। इस क्षेत्र की खोज 1847 में, कब? 1847 में वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट वाइट, क्या है दोस्तों? रॉबर्ट वाइट ने की थी इस क्षेत्र का खोज। नीलगिरी पर्वत भारत के दक्षिण तमिलनाडु में पश्चिमी घाट का हिस्सा है दोस्तों। पूछा जाएगा नीलगिरी जो पर्वत है भारत के किस घाट का भाग है? तो पश्चिमी घाट का भाग है दोस्तों, याद रखिएगा। नीलगिरी पर्वत की कम से कम 24 चोटियाँ। नीलगिरी पर्वत में कितनी चोटियाँ? कम से कम तो 24 चोटियाँ दोस्तों। इसको ऊंचाई अगर नीलगिरी की पूछा जाएगा नीलगिरी पर्वत की तो 2000 मीटर है दोस्तों। कितना है? 2000 मीटर से ऊपर है। सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। मतलब अगर पूछा जाएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा है दोस्तों, याद रखिएगा। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में देखते हैं। 15 में क्या दिया गया है? नूर परिसर किस रेगिस्तान में स्थित है दोस्तों? नूर परिसर किस रेगिस्तान में स्थित है? तो नूर परिसर दोस्तों स्थित है ऑप्शन नंबर 1 सहारा रेगिस्तान में स्थित है दोस्तों। क्या हो जाएगा? सहारा रेगिस्तान में स्थित है नूर परिसर, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। नूर परिसर और सौर ऊर्जा संयंत्र सहारा रेगिस्तान में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा केंद्रीय सौर ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों। नूर परिसर सौर ऊर्जा सहारा रेगिस्तान में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा केंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों, याद रखें, दुनिया का सबसे बड़ा। अगला पॉइंट है, उआर जाते और सौर ऊर्जा स्टेशन, जिसे नूर ऊर्जा स्टेशन भी कहा जाता है दोस्तों। पहले इसका नाम क्या था? उआर जाते और सौर ऊर्जा स्टेशन, जिसको आप क्या कहते हैं? नूर ऊर्जा स्टेशन भी कहा जाता है दोस्तों। मोरक्को में ड्रामा ट्राफिलोटा क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मोरक्को में नूर ऊर्जा स्टेशन स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, मोरक्को में स्थित है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है दोस्तों, याद रखिए। सहारा कहाँ किस तरह का रेगिस्तान है? तो दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है दोस्तों सहारा। और अंटार्कटिका और आर्कटिक शब्द के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों। पहला अंटार्कटिका है, दूसरा क्या? आर्कटिक है, और तीसरा है क्या है? सहारा रेगिस्तान है दोस्तों, याद रखिएगा। ये दोनों ठंडे रेगिस्तान है दोस्तों, याद रखिएगा। किस तरह का रेगिस्तान है? अंटार्कटिका और आर्कटिका कैसा रेगिस्तान है? तो ठंडे रेगिस्तान है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में, शुंग शासक अग्निमित्र के पिता कौन थे? मतलब शुंग शासक अग्निमित्र के पिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग शासक अग्निमित्री के पिता थे। किसके पिता थे? अग्निमित्री के पिता थे। कौन? पुष्यमित्र शुंग दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, शुंग साम्राज्य मगध की एक प्राचीन भारतीय राजवंश था जी। क्या था? शुंग जो साम्राज्य था वो मगध राज्य का प्राचीन एक भारतीय राजवंश था दोस्तों, याद रखिएगा, जो मध्य और पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीपों के नियंत्रित क्षेत्रों में था। अगला पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य का सिंहासन लेने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने राजवंशों की स्थापना की थी। क्या की थी? पुष्यमित्र शुंग ने राजवंशों की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है, पुष्यमित्र शुंग 1 और 8 शासक थे। कितने थे? पुष्यमित्र शुंग में 1 और 8 शासक थे, जिन्होंने शुंग वंश पर शासन किया था दोस्तों। किस वंश पर शासन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। तो शुंग वंश पर शासन किए थे पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं 17 में क्या दिया गया है? 4 साल के लिए निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, मतलब
कौन सा है? 4 साल के लिए निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेल रत्न पुरस्कार। जो 4 साल में सबसे अच्छा खेल प्रदर्शन करता है उन्हीं को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है दोस्तों। क्या है? खेल पुरस्कार, जो खेल रत्न पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है दोस्तों। और पूछा जाए खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा यह दिया जाता है प्रतिवर्ष दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए को नगद पुरस्कार शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, खेल रत्न पुरस्कार 1991 1992 में स्थापित किया था। खेल रत्न पुरस्कार कब स्थापित किया गया था दोस्तों? तो 1991 से 1992 के बीच खेल रत्न पुरस्कार स्थापित किया गया था दोस्तों। अगला पॉइंट है, 6 अगस्त 1921 ईस्वी को 6 अगस्त 1921 ईस्वी से इस पुरस्कार का नाम भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया दोस्तों। मतलब जब खेल रत्न पुरस्कार था इसका नाम अब चेंज कर दिया गया 6 अगस्त 2021 ईस्वी को। अब इस पुरस्कार का नाम रख दिया गया है क्या? मेजर ध्यानचंद दोस्तों, याद रखें क्या है? मेजर ध्यानचंद, जो क्या थे वो हॉकी के खिलाड़ी थे, उन्हीं के नाम पर यह खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद नाम रखा गया दोस्तों। अगला इस पॉइंट दिया गया है, खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया था दोस्तों। कब किसको दिया गया था? सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से खेल से संबंधित है दोस्तों। और विश्वनाथ आनंद को कब दिया गया था खेल रत्न पुरस्कार? तो 1992 में दिया गया था दोस्तों। कब दिया गया था? 1992 में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और वहीं पूछा जाएगा युवा मामले के खेल मंत्रालय का भी कौन है मंत्री? तो वह अनुराग ठाकुर है। कौन है दोस्तों? अनुराग ठाकुर है, याद रखिएगा दोस्तों, अनुराग ठाकुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा उनके पद को स्थापित करने के लिए एक प्रकार का यज्ञ नहीं था? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा उनके पद को स्थापित करने का एक प्रकार का यज्ञ नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, क्या होगा? मुवेन देविलन। क्या है? मुवेन देविलन नहीं था दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, मुवेन देविलन प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए एक प्रकार का यज्ञ नहीं था दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें है, मूवेंदलन चोल साम्राज्य के एक प्रसिद्ध सैन्य अधिकारी था। किसका था? चोल साम्राज्य का दोस्तों, याद रखिएगा। कैसा अधिकारी था? सैन्य अधिकारी था दोस्तों, जिन्हें वहाँ कई मंदिरों में उनके उदार दान के लिए जाना जाता है। मतलब ये मंदिरों में दान दिए थे, इन्हीं के लिए उनको उदार दान के लिए जाना जाता है, जहाँ उन्होंने राजा द्वारा तैनात किया गया था दोस्तों। अगला पॉइंट है, राजसूय। क्या है? राजसूय राजा के अभिषेक के साथ जुड़ा हुआ और राजा की क्या दिया गया दोस्तों? राजा की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए के तरीके से भी निर्धारित किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया, इसमें पासा का खेल शामिल था। क्या था? इसमें किस खेल का शामिल था? पासा का खेल शामिल था दोस्तों, जिसमें राजा की प्रतिष्ठित बढ़ती और दुनिया में सुधार होता था। मतलब राजा का उस मान मर्यादा बढ़ता था पासा के खेल में दोस्तों। अगला पॉइंट दिया गया है, क्या दिया गया है, राज्य में शांति बनाए रखने के लिए वाजपेय यज्ञ किया गया था। राज्य में जब शांति बनाने के लिए किया जाता था तो कौन सा यज्ञ किया जाता था? वाजपेय यज्ञ किया जाता था दोस्तों। यह सोम यज्ञों का सर्वोच्च रूप था दोस्तों। क्या था? सोम यज्ञों का वो सर्वोच्च रूप था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, तुम मलापले खदान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तुम मलापले खदान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों, तुम मलापले खदान। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देख लेते हैं। तुम मलापले खदान आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है दोस्तों? कडप्पा जिले में स्थित है दोस्तों। खदान से यूरेनियम का उत्पादन होता है। यह 1.50 लाख टन के अनुमति भंडार के साथ दुनिया के सबसे बड़ी यूरेनियम खदान है दोस्तों, याद रखिएगा। दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम खदान है। कौन है? ये तुमलापे खदान दोस्तों, याद रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश में। अगला पॉइंट है, खदान का संचालन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है इस खदान का संचालन। 2007 में भारत सरकार ने खदान स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी और 2012 में इसका पहला चरण पूरा भी हो गया था दोस्तों। अगला पॉइंट दिया गया है, यूरेनियम खदान में 1000 मीटर गहराई पर पाया जाता है। यूरेनियम खदान कितने गहराई पर पाया जाता है दोस्तों? तो 1000 मीटर गहराई पर पाया जाता है यूरेनियम खदान दोस्तों। अगला पॉइंट दिया गया यूरेनियम के बारे में, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय सिंहभूम, कहाँ पर है? सिंहभूम, जो किस राज्य में है? झारखंड में है दोस्तों, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वे सिंहभूम, जो झारखंड में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है दोस्तों, देश के निर्यातकों और आयातकों के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए ऐप का नाम क्या है दोस्तों? देश के निर्यात और आयात मतलब इनपुट और आउटपुट
निर्यात और आयातों को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए ऐप का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, निर्यात मित्र है। क्या है? निर्यात मित्र है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? देश के निर्यातकों और आयातकों के लिए केंद्रीय वाणिज्य, क्या है दोस्तों? देश के निर्यातकों के और आयातकों के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्यात ऐप प्रारंभ किया गया। कौन सा ऐप दोस्तों? निर्यात ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है दोस्तों। निर्यात ऐप लॉन्च किया गया जो देश में निर्यात और आयातों को केंद्रित करने के लिए किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, एप्लीकेशन निर्यात और आयात लागू जीएसटी दरों उपलब्ध निर्यात प्रोत्साहन प्रशुल्क वरीयता प्राप्त प्रशुल्क बाजार पहुंच आवश्यकताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है दोस्तों। कौन सा ये? निर्यात ऐप दोस्तों। यह भारतीय निर्यात क्या है दोस्तों? यह भारतीय निर्यात संगठन संघ द्वारा विकसित किया गया है। मतलब जो निर्यातक ऐप है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों? तो भारतीय निर्यातक संगठन संघ के द्वारा यह ऐप विकसित किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।